हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और हर साल जेई मेडिकल में यहाँ से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो वेटेज वाइज अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल है। एक बेसिक आइडिया की अगर बात करूँ मैं तो इसमें जितने भी टॉपिक्स आपके आते हैं वहाँ हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीएच कैलकुलेट करना सीखते हैं। दैट इज़ व्हाट समहाउ हम लोग लॉग का यूज़ करना, एंटी लॉग का यूज़ करना इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरा वीडियो ज़रूर जाकर देखिए, पिछला वीडियो जहाँ मैंने बताया कि कैसे लॉग एंटी लॉग हम लोग विदाउट लॉग टेबल बहुत फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक के बारे में, दैट इज़ व्हाट ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। उससे पहले एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स आर व्हाट सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने फ्री आयंस की हेल्प से एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं, अपने फ्री आयंस की हेल्प से एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं। एक जनरल बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दे ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ कैटायन एंड एन आयन। बहुत सिंपल सी एग्जांपल की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स आर व्हाट एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आर व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे मैं कहूँ कि NaOH का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे उसको आप, तो वो Na+ और OH आयन में फर्निश हो जाएगा, उसकी वजह से वो एज ए कंडक्टर बिहेव कर सकता है। यही बात। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स को उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो देखिए एक बार मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, फिर हम बात करते हैं टॉपिक की। इलेक्ट्रोलाइट्स आर कैटेगराइज्ड इन टू मैनर्स। एक बेटा आप कह सकते हैं कि इट इज व्हाट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक आपको बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग जिनके लिए अल्फा कितना है 1, या जिनको हम लोग क्या कहते हैं दे आर 100% आयनाइज्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जो 100% डिसोशिएट हो रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट 1। हम जानते हैं अल्फा इज व्हाट हियर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। हमने पिछले चैप्टर में अल्फा को बहुत डिटेल में पढ़ा है, वहाँ हम बोलते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज मोस्ट डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल टेकन। या सुनो, ये अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है बेटा 1 होता है, जो किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये यहाँ ये डिनोट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% अपने रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट आयनाइज होते हैं। दे आर बेसिकली व्हाट, they are either strong acid or either strong base। फिर बात करेंगे इनकी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या कहते हैं, जहाँ अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत कम है। दे आर पार्शली आयनाइज्ड, दे आर पार्शली आयनाइज्ड। इनका अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग के कंपेरिजन में बहुत कम है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर, दे आर बेसिकली वीक एसिड और वीक बेस। थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्या मतलब है अल्फा 100% और अल्फा 1 से बहुत कम। परसेंटेज में आप कहेंगे तो 100% बोलेंगे, यहाँ परसेंटेज में कहेंगे इट इज नियरली वी कैन से मैक्सिमम अप टू 10%, मैक्सिमम अप टू 10%। मैं प्रैक्टिकल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, उनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन प्रैक्टिकली लगभग मैक्सिमम 10% तक होता है। जो हम क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल पार्ट हम देखेंगे तो वैल्यू आएगी 1% के अराउंड, 1% से भी कम। मतलब कि अगर मैंने 100 ग्राम ऑफ आइदर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड या वीक बेस लिया, तो एक्वस सॉल्यूशन में उसका जो आयनाइजेशन है वो 1%, 2%, 3% के अराउंड आता है प्रैक्टिकली। ठीक है, हम लोग कह देते हैं कि मैक्सिमम अप टू 10%, मैक्सिमम अप टू 10%। ये सुनो, अब बात आती है कि हमें कैसे, हम कौन से पहचानेंगे भाई कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक एसिड कौन है, वीक बेस कौन है। बिकॉज इन्हीं पे पूरा चैप्टर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। आगे जितने भी टॉपिक आएंगे, चाहे वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो, चाहे वो बफर सॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो, आपको हर जगह एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक एसिड क्या है, वीक बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। आप स्ट्रॉन्ग एसिड याद कर लो, उसके अलावा सारे वीक हैं। स्ट्रॉन्ग बेस याद कर लो, उसके अलावा सारे वीक हैं। तो हम लोग बेटर आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड याद कर लें। आपके पास 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है, 3 तो हाइड्रा एसिड है, HCl, HBr एंड HI। these 3 are हाइड्रा एसिड्स, जहां हाइड्रोजन डायरेक्टली नॉन मेटल से बॉन्डेड हो। 3 आपके ऑक्सी एसिड्स हैं, 3 आपके ऑक्सी एसिड्स। कौन कौन से बेटा, HNO3,
H2SO4 and the strongest one परक्लोरिक एसिड HClO4। ये तीनों आपके ऑक्सी एसिड है बेटा, ये तीन आपके हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड जहां नॉन मेटल डायरेक्टली ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, हम पढ़ेंगे इसको, बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हाइड्रा एसिड जहां नॉन मेटल डायरेक्टली हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो। आप ये 6 याद कर लो, इसके अलावा सारे एसिड आपके क्या है, वीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्ट कॉमन आपने सुना होगा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, H3PO4, मतलब इनके अलावा जितने भी सब वो आपके वीक एसिड है। हमें एग्जाम में या क्वेश्चन की फॉर्म में सबसे ज्यादा दिखने वाले हैं वो ये दो हैं। यस और नो। हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स कौन कौन बेटा फर्स्ट ग्रुप में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लास्ट वन इज व्हाट? रेडियो एक्टिव। फ्रेंशियम उसकी बात नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड और सेकंड ग्रुप में आपके दो हैं, बैरियम हाइड्रोक्साइड और एक आपका स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस है। इसके अलावा सारे बेस आपके क्या है? सारे बेस के आपके वीक बेस है। अगर आप देखें यहां पर सिर्फ H2SO4 को छोड़ दो आप, बाकी जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है सबका N फैक्टर 1 है, मतलब दे ऑल आर मोनो बेसिक एसिड। मोनो बेसिक एसिड ये टर्म ध्यान रखिएगा, जो टर्म मैं बोल रहा हूं आगे बहुत काम आएगी। मोनो बेसिक एसिड मतलब जो एक H प्लस आयन फर्निश कर सकता है। एक H, एक H, एक H, एक H, एक H। सिर्फ H2SO4 ही स्ट्रॉन्ग एसिड में एक इकलौता एसिड है जो 2 H प्लस आयन फर्निश कर सकता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। रिमेंबर क्वेश्चन पूछा गया नीट में कई बार, इस पे सॉरी कई बार नहीं पूछा गया, एक बार हमसे पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इट इज ऑलवेज व्हाट? सीजियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे आप देखेंगे बैरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, दे हैविंग N फैक्टर 2, वैलेंसी फैक्टर 2, दे आर व्हाट? डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस जो 2 OH आयन फर्निश कर सकते हैं, बाकी सभी एक OH आयन ही देंगे एक्वस सॉल्यूशन में। यस और नो? हाँ, वीक की बात करिए, ये कुछ एग्जांपल मैंने लिखे जो आपको बार बार क्वेश्चन में दिखेंगे। वीक बेस की हम बात करें बेटा तो मोस्ट कॉमन वन जो आपको दिखेगा NH4OH, सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन में मिलेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, FeOH होल थ्राइस। इनके अलावा जितने भी बेस सबके सब क्या है? वीक है। तो ये याद करने का तरीका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी के लिए अल्फा 1 से कम है, दे आर पार्शियली आयनाइज्ड, दे आर वेरी वेरी वीकली आयनाइज्ड। मैंने बताया प्रैक्टिकली लगभग मैक्सिमम 10% तक आयनाइज होते हैं, 90% तक आयनाइज या अनआयनाइज पार्ट रहता है इनका, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। ये सुनो, they all are 100% ionized, 100% dissociate, agree or not? चूंकि 100% dissociate होता है अल्फा 1 मैक्सिमम, known as strong electrolyte, partially ionized बहुत कम आयनाइज होते हैं, अल्फा is very 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 less than 1, known as weak electrolyte. Getting my point? weak electrolyte के लिए ही है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आते हैं हम पहले टॉपिक पे हमारे अबाउट ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखिए देखो, ऑसवाल्ड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ऑसवाल्ड गिव अ लॉ अबाउट डाइल्यूशन। ऑसवाल्ड ने डाइल्यूशन के बारे में एक लॉ बताया है। ऑसवाल्ड ने डाइल्यूशन के बारे में एक लॉ बताया। हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन हियर। पहली बात, एप्लीकेबल फॉर व्हाट? वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली। मतलब कि जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी पार्ट होगा थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल, वहां पे आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड या वीक बेस ही दिखेगा। एक और बात मैंने नहीं लिखी यहाँ पर, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। रिमेंबर, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। देखिए, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। फर्स्ट थिंग इज व्हाट द वर्ड डाइल्यूशन। अगर मैं कहता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूं, इसका मतलब एडिशन ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है? मैं उसमें वाटर ऐड कर रहा हूं। इट इज व्हाट? एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज डाइल्यूशन। क्लियर?
नाउ थोड़ा इसको हम आगे ले आते हैं। आपने सुना होगा जो डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इफ आई से डाइल्यूट HCl इट मीन्स वहां सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, पॉइंट लिख लीजिएगा। इफ आई से कॉन्सेंट्रेटेड HCl इट मीन्स वहां सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। डाइल्यूट में हमेशा सॉल्वेंट ज्यादा होता है और कॉन्सेंट्रेटेड में हमेशा सॉल्यूट ज़्यादा होता है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है वो हमेशा सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन होती है। मैंने एक जनरल आइडिया दिया, जनरलाइज बात करी मैंने यहाँ पर, सिर्फ बस ध्यान रखें इस चीज़ को। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, इसका मतलब मैंने उसमें वाटर ऐड किया, तो ऑसवर्ड क्या बताएंगे? ऑसवर्ड हमें बताएंगे, हमें इंफॉर्मेशन देंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ कि अगर आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते दिमाग में क्लिक करना चाहिए, वीक एसिड या वीक बेस को अगर आप डाइल्यूट करते हो, उसकी वजह से उसके अल्फा पे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। याद कीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बहुत कम है, वेरी वेरी लेस देन 1। तो डाइल्यूट करने से अल्फा में क्या चेंजेस आएंगे, वही ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ है, वही ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ है। एक और बात, आप इस पूरे चैप्टर में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, अगर आप एट द एंड आपको pH निकालना होता है, एट द एंड आपको pH कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो यहाँ pH की बात करेंगे, इसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब कि हम इस टॉपिक में वीक एसिड वीक बेस का कैसे pH निकालते हैं उसकी बात करेंगे। मेरी बात समझ में आती है? चलो ध्यान रखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड बेसिकली आर व्हाट दे आर, वीक एसिड जिनको हम लोग HA से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वीक बेस जिनको हम लोग BOH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आता हूँ इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे, कि जहाँ हम कंक्लूड करेंगे कि डाइल्यूशन से अल्फा पे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। यहाँ हम लोग बात करते हैं हमेशा किसकी, हमेशा इसकी बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं वही वीक एसिड या वही वीक बेस जिनका आयन फैक्टर 1 है, दे आर मोनो एसिडिक बेस या मोनो बेसिक एसिड। तो मैं यहाँ वीक एसिड की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप चाहे तो वीक बेस का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए बेटा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज करो मैं एग्जाम्पल लिया एसिटिक एसिड, आयनाइज्ड एज दिस वन, this is unionized part, this is ionized part in aqueous solution। अंडरस्टूड है, सब कुछ aqueous solution में ही होगा, मैं यहाँ लिखूँ चाहे ना लिखूँ, क्लियर। Unionized part, ionized part, there is equilibrium established in aqueous solution is known as ionic equilibrium, is known as ionic equilibrium। ये बात हमें समझाई आर्रेनियस ने, this is what आर्रेनियस थ्योरी और आर्रेनियस कॉन्सेप्ट, क्लियर। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन C, आफ्टर सर्टेन टाइम जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, देखो मैं इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा है यहाँ पे, वी ऑल नो इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, हम पहले सब पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, इसलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल 0 0 एट इक्विलिब्रियम वी रिप्रेजेंट एट C minus C alpha and C alpha। रिमेंबर एसिटिक एसिड इज मोनो बेसिक एसिड, इट फर्निश ओनली सिंगल H+, इट कैन फर्निश ओनली सिंगल H+, क्लियर। चलो ये लिखा हमने, दिमाग में क्लियर रखेगा, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, दिमाग में क्लियर रखिएगा कि हमें एट द एंड किस कंक्लूजन में पहुंचना है। हमें एट द एंड इस कंक्लूजन में पहुंचना है कि डाइल्यूशन से अल्फा पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्लियर। चलो सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज CH3COO minus H+ अपॉन रिएक्टेंट CH3COOH। ये सुनो बेटा, मैं यहाँ इसको इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसको Ka लिख रहा हूँ। Ka इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, जो कि मैंने यहाँ वीक एसिड लिया है, मैंने एग्जांपल में यहाँ वीक एसिड लिया। अगर मैं यहाँ वीक बेस लेता तो मैं यहाँ Kb लिखता, वीक एसिड लिया इसलिए Ka लिखा। Ka इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, Kb आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। चलो ठीक है बात, वैल्यू पुट कीजिए आप यहाँ पे, यू विल गेट हियर C alpha एंड C minus C alpha, मैं डायरेक्टली लिखा हूँ उसको, यू विल सॉल्व, आपको मिलेगा Ka इक्वल टू C alpha स्क्वायर 1 minus alpha, बट वी नो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ 1 minus अल्फा को हम लोग 1 लिख देंगे। आई डू रिपीट, चूंकि अल्फा वीक के लिए बहुत कम है, तो 1 minus अल्फा इज व्हाट नियरली 1।
तो फाइनल इक्वेशन यहाँ पर क्या बन जाएगा, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। इसको आप के ए भी लिख सकते हैं, इसको आप के बी भी लिख सकते हैं। क्यों? अगर मैं वीक एसिड लूँगा तो के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर लिखूंगा, मैं वीक बेस लूँगा तो के बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। वीक बेस में सी जो होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस होगा, वीक एसिड में जो सी है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड है, ये फर्क है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ व्हाट, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्लियर? दैट इज इन जनरल हम लिखते हैं इसको के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। एसिड है तो आप के ए बोल देना, बेस है तो आप के बी बोल देना, आया ना। यहां से हम लोग अल्फा की बात करें, वी कैन से अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ के ए बाई सी। चूंकि मैं एसिड की बात कर रहा हूं उसके मैंने के ए लिखा है। एंड वी नो कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, एन बाई वी। और अगर मैं एक मोल के लिए बात करूं इट इज व्हाट 1 बाई वी। तो मैं क्या लिखता हूं से रूट ऑफ के ए इंटू वी, 1 बाई सी इज व्हाट वी। कॉन्सेंट्रेशन मोल पर यूनिट वॉल्यूम, एक मोल के लिए बात कर रहे हैं जनरल, तो व्हाट वी कैन से ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो अल्फा इज व्हाट रूट ऑफ के बाई सी, रूट ऑफ के इंटू वी। यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे एक पॉइंट, यहाँ से हम एक पॉइंट कंक्लूड करेंगे, अल्फा एंड कॉन्सेंट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, यदि आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो अल्फा कम होता है, घटाते हैं तो अल्फा बढ़ता है। दूसरी बात, अल्फा एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम हियर? इट्स डाइल्यूशन, इट इज व्हाट डाइल्यूशन। अगर आप डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा बढ़ता है। यहाँ से क्या समझ में आता है कि इफ यू डू डाइल्यूट, यदि हम डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा बढ़ता है। ये पॉइंट है कंक्लूजन का, हम समझते हैं क्या। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कह रहा है, ऑसवाल्ड ने क्या बताया कि जब भी आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता है, उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता है। थोड़ा उसको मैं आपको आगे ले जाता हूं मैं, कि अगर हम लोग एक कंडीशन लेके आ जाएं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा इज व्हाट, अल्फा बिकम मैक्सिमम कितना होता है 1। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा बिकम मैक्सिमम, दैट इज 1, मीन्स हियर वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज व्हाट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहना चाह रहा हूं, पॉइंट समझिएगा आप लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इनफाइनाइट डाइल्यूशन? इसका मतलब ये नहीं कि भैया पूरे घर में चारों तरफ पानी भर दिया हमने, इतना डाइल्यूशन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द कंडीशन जहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो, दैट इज व्हाट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब आप पानी ऐड करते जाएंगे अल्फा बढ़ता जाएगा। ये तो ऑसवाल्ड ने बताया है। एक लाइन में मैं बोलूँगा व्हाट इज द ऑसवाल्ड लॉ, आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालते आते हैं, डाइल्यूट करते आते हैं तो उसका अल्फा बढ़ता जाता है। आपने अमाउंट ऑफ वाटर डाइल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो अल्फा मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है। 1 किसके लिए होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसका मतलब क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज द कंक्लूजन। तो ऑसवाल्ड ने सिंपल सी बात बोली कि अगर आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जाते हैं तो उसका अल्फा बढ़ता आता है। आफ्टर सर्टेन कंडीशन व्हेन इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज रीच वीक बिहेव स्ट्रॉन्ग, दैट इज अल्फा इज व्हाट 1। ये बात हमने करी इक्वेशन की हेल्प से। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ऐसा क्या हो रहा है कि पानी को ऐड करने से, डाइल्यूशन करने से अल्फा बढ़ता आ रहा है। वो अलग बात सही है बेटा कि हमने इक्वेशन से देख लिया, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दैट, उस पॉइंट पर आते हैं हम लोग। आपने एक वर्ड सुना हो बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप आपने सुना होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। केमिस्ट्री में नहीं तो फिजिक्स में सुना होगा। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वैल्यू होती है बेटा, ये बताती है कि सॉल्वेंट का नेचर कितना पोलर है, कितना पोलर नहीं है। मोर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मोर पोलर विल बी सॉल्वेंट। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, बहुत कम शब्दों में। देखिए, वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है, इट इज नियरली 81। एक्चुअली कुछ बुक्स पे 80 है, कुछ में 80.5 है, तो मैंने नियरली 81 लिखा है। इसका मतलब क्या है,
व्हाट दिस डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट? वाटर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इट इज़ हाईली पोलर इन नेचर। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो हमने कहा कि भाई वाटर है हमारे पास, सपोज करो दिस इज वाटर, मैंने इसमें बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, वी नो इलेक्ट्रोलाइट हैविंग व्हाट, कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन दे हैव। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कौन सा है? दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो? भाई दोनों में अपोजिट पोलरिटी चार्जेस है, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वाटर का डायरेक्ट कांस्टेंट कितना बेटा यहाँ पे? वाटर हैविंग द वैल्यू ऑफ म्यू इज व्हाट, 81। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? जैसे आपने वाटर में किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया तो वाटर उस इलेक्ट्रोलाइट पे लगने वाले इंटरआयनिक अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पहले से 81 टाइम्स कम कर देगा, कमजोर कर देगा। तो उससे क्या होगा? वो इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू फॉर वाटर। That's why water is known as universal solvent. That's why water is known as universal solvent. I hope आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। एक और बात यहाँ पर, वहीं अगर मैं बात करूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है, इट इज नॉन पोलर इन नेचर। एक होता है बेटा और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका वैल्यू लगभग 82 होता है, मतलब ये वाटर से भी ज्यादा है। तो फिर सर ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों नहीं है, वाटर क्यों है? बेटा दिस इज हाईली अनस्टेबल। ये खुद हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो वो खुद अपने H2O और O2 में डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है, ये स्टेबल नहीं रह पाता, इसलिए वाटर इज व्हाट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब जितना ज़्यादा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा किसी सॉल्वेंट के लिए वो उतना ज़्यादा पोलर होगा। ये बात समझ में आई? इसलिए वाटर में किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो वो उसको क्या करता है, या उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज कर देता है। ये बात होगी यहाँ तक की। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आएगा आप लोगों को। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने एक पहला जो लिखा बेटा इक्वेशन था वो K = C अल्फा स्क्वायर था। ये सुनो, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ उससे बेटा मैं एक बार फिर से इक्वेशन लिखा हूँ, देखिए आप लोग। सब कुछ एक्वस पे अंडरस्टूड है, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। H+0 0 एट इक्विलिब्रियम C अल्फा C अल्फा C अल्फा। मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको। आपसे पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम पर किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, तो आप क्या बोलेंगे? C अल्फा। इक्विलिब्रियम पर किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, तो आप क्या बोलेंगे? C अल्फा। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि H+ इक्वल टू व्हाट, C अल्फा। हम H+ की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या कहा, एट द एंड आप pH निकालना सीखेंगे। pH के लिए हमें क्या चाहिए होता है? pH इज व्हाट, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+, मींस यू ऑलवेज रिक्वायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। तो यही काम आएगा, ध्यान रखना। वहीं अगर मैं बेस लेता तो OH इक्वल टू कितना आता? C अल्फा आता। अगर मैं वीक बेस लेता तो OH कितना आता बेटा? C अल्फा आता। इस पॉइंट को ध्यान रखना। H+ इक्वल टू C अल्फा। अल्फा इक्वल टू व्हाट, √K/C। अल्फा इक्वल टू व्हाट, √K/C। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट हियर √Ka/C। मैं एसिड के लिए बात कर, क्लियर? तो क्या मैं कह सकता हूँ बेटा कि H+ को आप दो तरह से ले सकते हैं, या तो C अल्फा से या फिर √Ka/C से। उसी प्रकार से आप OH को ले सकते हैं C अल्फा या √Kb/C, √Kb/C। अब मैंने इसको क्यों लिखा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम बात करेंगे इसकी जब हम pH के फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे आगे। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा, क्लियर? तो मैंने अभी आपको दो फॉर्मूला लिखा है बेटा, एक तो K = C अल्फा स्क्वायर और एक आपको लिखवाया मैंने ये, क्लियर? इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आगे। नाउ हम लोग बात करते हैं किन किन फैक्टर पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपका डिपेंड करता है। फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ pH, क्लियर? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और भी से अल्फा किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये सुनो।
तो पहला आप देखिए बेटा, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। तो पहले मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर हम बात करते हैं कैसे। टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता है। कैसे? रिमेंबर हियर वी टॉक अबाउट आयनाइजेशन डिसोसिएशन। सो आयनाइजेशन डिसोसिएशन अबाउट एंडोथर्मिक प्रोसेस, दे आर व्हाट? एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब कि मैं लिखना चाहूँ इस तरह से, ऐसा बेटा इस तरह से, ये सुनो, डिसोसिएशन इज व्हाट? एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये डिसोसिएट होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डिसोसिएशन है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? बढ़ेंगे या घटेंगे? नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे या घटेंगे? दे आर ऑलवेज इंक्रीज। तो मोर द नंबर ऑफ आयंस, अल्फा विल इंक्रीज। डिग्री ऑफ आयनेशन, ये तो मतलब बेटा कि आयन ज़्यादा बनेंगे तो अल्फा बढ़ेगा, आयंस कम बनेंगे तो अल्फा घटेगा। तो पहला पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा डिग्री ऑफ आयनेशन अल्फा बढ़ता है, बिकॉज इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सेकेंड वन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसकी हमने बात की थी अभी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा सॉल्वेंट के लिए तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी ज़्यादा होगा। आई रिपीट, नेचर सॉल्वेंट के लिए अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो वहाँ पर व्हाट वी कैन से, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल की हम बात करें, हमने पहले भी लिखा बेटा, H2 का नियरली आपका H281 होता है। बेंजीन का अगर आप लिखेंगे तो इट इज़ 2.5 नियरली। D2 अगर आप लिखें तो इट इज़ नियरली 79। कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर आप लिखते हैं इट इज़ 0। तो जिसका म्यू का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है, उस सॉल्वेंट में कैपेबिलिटी है कि वो अल्फा को इंक्रीज कर सकता है। मोर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मोर विल बी अल्फा। ये सुनो। थर्ड, द लास्ट वन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ अदर आयन। प्रेजेंस ऑफ अदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दैट इज प्रेजेंस ऑफ अदर आयन। इसको हम दो तरह से पढ़ते हैं बेटा। एक हम पढ़ते हैं कॉमन आयन की फॉर्म में, बात करेंगे क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, और एक हम पढ़ते हैं बेटा ऑड आयन की फॉर्म में, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑड आयन इफेक्ट। पहली बात, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तब इसका एप्लीकेशन पार्ट आएगा। इसे ढंग से समझना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए भाई, तो क्या देख रहे हैं, हमने लिखा प्रेजेंस ऑफ अदर आयन। दो तरह से कैटेगराइज किया, कॉमन आयन और एक ऑड आयन। कॉमन आयन का मतलब जहाँ कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ऑड आयन जहाँ पे कोई भी आयन कॉमन नहीं होगा। कैसे समझिए इस चीज़ को, मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक्वा सॉल्यूशन है ये, इसमें मान लो हमने कहा भाई कि मान लो मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया, फिर से मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ, CH3CO माइनस, CH3CO माइनस। हम ये तो चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बढ़ेगा घटेगा, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर मान लो इसमें मैं ऐसा कुछ ऐड करता हूँ, पहले से इस सॉल्यूशन में पहले से ये है, हमने इसमें ऐड किया, मान लो सपोज को मैंने ऐड कर दिया HCl बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप CL इधर लिखते हैं उधर लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या कहना, कहा मैंने बेटा कि मैंने पहले हमारे पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था, उसमें हमने बाहर से HCl ऐड कर दिया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, H+। बोलो हाँ ना, कॉमन है। तो क्या मतलब कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले था, हमने बाहर से HCl यहाँ पे ऐड किया, तो जहाँ पे दोनों में एक आयन कॉमन है, आप ऐसा सॉल्यूशन एक ऐसा कंपाउंड भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पर CH3CO माइनस कॉमन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तब भी बात सेम आएगी। मैंने HCl ऐड किया तो H कॉमन हो गया। एग्री और नॉट?
तो इस कॉमन आयन की वजह से अब हम बात करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट की। बोलो है ना। तो अब इस आयन के आ जाने की वजह से क्या होगा, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि पहले एसिटिक एसिड के पास नंबर ऑफ H+ थे, आपने HCl ऐड किया, नंबर ऑफ H+ बढ़ गए। तो क्या मैं कह सकता हूँ बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ HCl ये बढ़ गया। बोलो है ना, नंबर ऑफ H+ बढ़ गए। तो मैं देख पा रहा हूँ ऊपर वाली रिएक्शन में, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली रिएक्शन में आपकी नंबर ऑफ H+ आयन बढ़ गए। नंबर ऑफ H+ आयन इज व्हाट हियर, प्रोडक्ट। नंबर ऑफ H+ आयन क्या बेटा, प्रोडक्ट बढ़ गया। याद करो ली चैटले प्रिंसिपल, मैंने पढ़ाया आपको पिछले चैप्टर में। ली चैटले प्रिंसिपल क्या कहा गया था वहाँ पे कि इफ यू डू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, यदि आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में ले आती है जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है, ताकि इक्विलिब्रियम को रीएस्टेब्लिश किया जा सके। तो आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, आपने प्रोडक्ट बढ़ाया, रिएक्शन आ जाएगी बैकवर्ड। कहाँ जाएगी रिएक्शन, कहाँ जाएगी बेटा, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। बोलो हाँ ना, ये सुनो बैकवर्ड जाएगी। क्यों, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन वहाँ जाएगी। प्रोडक्ट कम कहाँ होता है हमेशा, बैकवर्ड साइड में, बैकवर्ड गई रिएक्शन। तो बैकवर्ड जाने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे घटेंगे। बैकवर्ड जाएगी तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम। नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम। तो नंबर ऑफ आयंस कम तो अल्फा कम, नंबर ऑफ आयंस कम तो अल्फा कम। क्या मेरी बात समझ में आती बेटा। मान लो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती, इसका मतलब क्या है, दोनों आयंस ज्यादा बनते, आयंस ज्यादा बनते तो डिग्री ऑफ आयनेशन बढ़ जाता, अल्फा इंक्रीज होता। तो इन शॉर्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑलवेज डिग्री ऑफ आयनेशन कम होता है, क्योंकि रिएक्शन आती बेटा बैकवर्ड। पहला पॉइंट दिखा फैक्टर ऑफ अटेनमेंट, टेम्परेचर बढ़ाने से अल्फा बढ़ता है। दूसरा हमने देखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा हम देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ अदर आयन। पहला हमने देखा कॉमन आयन, हम बात करेंगे ऑड आयन। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता है, कम होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता है, कम। हम स्ट्रॉन्ग की बात नहीं करते बेटा, स्ट्रॉन्ग का अल्फा पहले से ही 1 है, इसीलिए ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ में वीक की बात की जाती है, वो वीक के लिए ही एप्लीकेबल है। क्लियर। चल हम बात करते हैं ऑड आयन इफेक्ट की। एग्जाम्पल देखिए बेटा, मैं फिर से वही ले लेता हूँ एसिटिक एसिड, CH3 COH इक्विलिब्रियम CH3 CO- H+। अंडरस्टूड है कि ये आपका एक्वस सॉल्यूशन ही है। मान लो इस बार मैंने इसमें ऐड कर दिया बाहर से NaOH, इट गिव्स यू Na+OH-। ये सब कुछ एक्वस सॉल्यूशन हो रहा है। अब आप देखेंगे इन दोनों में, मतलब कि एसिटिक एसिड और NaOH में कोई भी आयन कॉमन नहीं है, कोई भी आयन कॉमन नहीं है, मतलब ऑड आयन, मतलब ऑड आयन। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं हम लोग, क्या मैं कह सकता हूँ H और OH रिएक्ट करेंगे and they will form what, H2O। HOH रिएक्ट करेंगे, they will form what, H2O। H2O बन गया तो आप कह सकते हैं कि डाइल्यूशन हो गया, अल्फा बढ़ गया, अल्फा बढ़ गया। यस और नो, बोलो हाँ है ना। ऐसे भी कहा जा सकता है, ऐसे भी बोल सकते हो कि इस OH ने इस H को कंज्यूम कर लिया, इस OH ने इस H को कंज्यूम कर लिया, या आपस में रिएक्ट हो गए, उसकी वजह से H+ आयन क्या हो गया, कम हो गया। प्रोडक्ट क्या हो गया इस बार, प्रोडक्ट कम हो गया। प्रोडक्ट कम, रिएक्शन आ जाएगी फॉरवर्ड, रिएक्शन आ जाएगी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, अल्फा बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, अल्फा बढ़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो उसका मतलब क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब कॉमन आयन इफेक्ट की बात की जाती है तो अल्फा कम होता है, डिग्री ऑफ आयनेशन डिक्रीज होती है। वहीं ऑड आयन इफेक्ट में हमेशा अल्फा बढ़ता है। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट इसका आगे बहुत एप्लीकेशन पार्ट है मेरे पास, तो उसको बहुत ध्यान रखना कि कैसे क्या हुआ। तो ये बात हुई हमारी थियोरेटिकल पार्ट की, कॉन्सेप्चुअल पार्ट की, कि व्हाट इज ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ, वहाँ पर अल्फा कैसे बढ़ता करता है, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट। ध्यान रखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं किए, इट मीन्स आप कंपटीशन के हिसाब से, जेई मेडिकल के हिसाब से थोड़ा आप पीछे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात की, जिन बच्चों का आयनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मो स्ट्रॉन्ग है, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ फिलहाल सिर्फ, तो मान के चलिए आप वैसे भी बाकी स्टूडेंट्स से कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, बिकॉज दीज
3 चैप्टर्स आर वेरी वेरी कैलकुलेटिव, ध्यान रखें इस चीज़ को। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में। तो बेटा हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, फॉर 10 मोलर एसिटिक एसिड इफ Ka equal to 10 power -5 then calculate, पहला आप निकालिए बेटा अल्फा, दूसरा निकालिए आप लोग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड द लास्ट वन इज pH। हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक पॉइंट पे आता हूँ, मैं pH के फॉर्मूले पे आऊँगा, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला इस तरह से कुछ बेटा है कि हमने पहले बात करी कि H प्लस इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा या फिर रूट के इंटू सी, और एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको के इक्वल टू सी अल्फा। ये 2 फॉर्मूला बताया बेटा आपको मैंने, ये सुन लो, ध्यान रखना आपको। हम क्वेश्चन तो इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम बिना पीएच के फॉर्मूले को डिराइव किए यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल नो पीएच इज व्हाट, सिंपली पीएच इज व्हाट माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। अगर बेस है तो पीओएच निकालना है, तो पीओएच भी क्या होता है बेटा, डायरेक्टली माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस, बोला है ना। तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से बेटा कि एच प्लस भी सी अल्फा यहाँ पर, अगर बेस की बात करोगे तो ओ एच भी कितना होगा, सी अल्फा या फिर रूट ऑफ के बी इंटू सी होगा। ये बातें बता चुका हूँ मैं आपको। मैं यहाँ हम लोग एसिड के लिए के बोल रहे हैं, तो बेस के लिए हम लोग के बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बोलते हैं। यस और नो, ये बातें पहले कर चुके हैं। ये पीएच का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं। और अगर हम लोग बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पर, तुम जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है। हमारी पीएच स्केल 25 डिग्री पे कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से 14 तक है। तो सम ऑफ पीएच प्लस पीओएच इज व्हाट 14। तो अगर आपको पीएच पता तो आप पीओएच निकाल सकते हो, पीओएच पता है तो पीएच निकाल सकते हो। एक और बात ध्यान रखना कि कैलकुलेशन वाइज हमेशा जब एच दिया होता है हमेशा पीएच निकालते हैं, मतलब एसिड के लिए हमेशा पीएच निकाला जाता है पहले, और बेस की बात करते हैं तो ओएच दिया तो पहले पीओएच निकालते हैं, फिर पीओएच के आंसर हम लोग पीएच निकालते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले में जा रहा हूँ, डिराइव कर रहा हूँ फॉर्मूला, बट ठीक है मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट ठीक है बिकॉज ऑफ सिलेबस में है वो मैं उसको डिराइव कर रहा हूँ। मैं एसिड के लिए डिराइव कर रहा हूँ, एसिड के लिए हम उसको डायरेक्टली बेस के लिए बोल देंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ बेटा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ये सुनो फॉर वीक एसिड बात करें हम लोग, फॉर वीक एसिड एच प्लस कितना बेटा यहाँ पे, रूट ऑफ के ए इंटू सी। तो मैं क्या लिखता हूँ, माइनस ऑफ रूट ऑफ के ए इंटू सी, पावर मैंने क्या कर दी बेटा हाफ। यहाँ पे ठीक है, फॉर्मूला याद करो, लॉग ए इंटू बी एक लगेगा, एक ए की पावर एक्स लगेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, इट इज व्हाट माइनस हाफ ऑफ लॉग ए की पावर एक्स है, एक्स आ गया बेटा लॉग ऑफ के ए इंटू सी। यस और नो, यस और नो, क्लियर। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें बेटा, तो माइनस ऑफ हाफ लॉग ऑफ के ए, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, माइनस हाफ बाहर ले लिया, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। माइनस लॉग के इज व्हाट, इट इज पी के, तो हाफ पी के ए माइनस लॉग ऑफ सी। मैं आता हूँ इस पॉइंट पर भी, क्या है ये, इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम लोग कोशिश करते हैं हम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें, बिकॉज इस चैप्टर में काफ़ी फॉर्मूला है आपके। अभी वीक हेड वीक बेस के हैं, फिर आगे पीएच के डिफरेंट केसेस के फॉर्मूलाज है, फिर हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूला है आपके, फिर आपके बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूलाज हैं। तो कोशिश रखें कि आप फॉर्मूलों को इंटरमिक्स ना करें, या बेटर है कि आप पहले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें बजाय फॉर्मूले के। तुम देखेंगे दोनों तरीके में। हाँ मैं कहता कि व्हाट इज दिस पी के, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, फिलहाल इन जनरल मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो मेरे पास H प्लस है, मेरे पास OH है, मेरे पास K है, मेरे पास KB है, K एंड KB भी ऑल नो। अगर H प्लस के आगे माइनस लॉग लगाता हूँ तो ये होता है PH, क्या सुनो। OH के आगे माइनस लॉग लगाता हूँ ये होता है बेटा POH, K के आगे माइनस लॉग लगाता हूँ ये हो जाता है PKA, KB के आगे माइनस लॉग लगाता हूँ ये हो जाता है बेटा PKB। तो मैं काम का तो इतना सा ही सिर्फ कि माइनस लॉग के था तो मैंने उसको पी के लिखा, माइनस लॉग के भी तो मैं उसको पी के भी लिखता। काम की चीज़ तो इतनी है, याद करना तरीका बताइए मैंने आपको।
एप्लीकेशन की बात की जाए, हायर क्लासेस में बात करते हैं, उसकी मैं आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि हम के या पी की हेल्प से ये डिसाइड करते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। सिमिलरली हम के और पी की वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं प्रैक्टिकल वैल्यूज की हेल्प से कि कोई बेस कितना स्ट्रांग है या वीक है। ये के बी एसिड और बेस के आपस में स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का एक पैरामीटर है इन शॉर्ट। ओके, तो या तो हमने बात कर ली बेटा, देखिए तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, pH इक्वल टू हाफ पी के माइनस लॉग सी। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर वीक एसिड pH इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। मैं बेस के लिए डिराइव नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर वीक बेस। एक छोटा सा चेंज करना है, बेस के लिए pH की जगह क्या आएगा बेटा, पहली बात तो POH हाफ एज इट इज पी के ए की जगह पी के बी माइनस लॉग ऑफ सी, बस ठीक है। सिलेबस में था, मैं डिराइव कर दिया इसको। दिस सी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। दिस सी इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। बाकी के भी आपको बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पार्ट पे, फिर हम देखेंगे हम इसके बिना सॉल्व कैसे कर सकते हैं और इससे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हम दोनों बातों को कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो देखिए आप लोग, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ इसी वापस। तो पहले मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग फॉर्मूले की बजाय कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, एग्री। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या क्या दिया बेटा, देखो क्वेश्चन में हमें दिया है कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर एसिटिक एसिड दिया बेटा, तो मैं देख के ही मालूम पड़ रहा है इट इज व्हाट अ वीक एसिड। साथ में आपको उसका के का वैल्यू दिया 10⁻⁵ और आपसे पूछा अल्फा एच और पी एच, बोला है ना। तुम जानते हैं कि के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, चूंकि एसिड की बात हो रही है तो मैंने लिखा के, बोला है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ के ए बाय सी, एग्री और नॉट। क्वेश्चन में के ए भी दिया है, सी भी दिया है, अब आप अल्फा निकाल लीजिए यहाँ से। तो अल्फा कितना निकल के आएगा बेटा हमारा, के ए 10⁻⁵, सी 10। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप स्क्वायर रूट में 10 की पावर सॉल्व कर रहे हैं तो टू मेक इट इजी पावर शुड बी इवन, पावर शुड बी इवन। ऊपर जाएगा 10⁻⁻1, 10⁻⁶, बाहर आएगा 10⁻3, 10⁻1, 10⁻⁶, बाहर 10⁻3। अल्फा कितना 10⁻3। परसेंटेज निकालना मुझे, मान लो इसका परसेंटेज डिग्री ऑफ फाइनेशन, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसे, 10⁻3 इंटू 100 दैट इज 10⁻1। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिकली जो वीक एसिड या वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 10% तक मैक्सिमम होता ही कहा था मैंने। अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे इट इज 0.1%। तो आई थिंक आपको भी बात समझ में आ रही होगी हम लोग क्यों उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। सच में उनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत कम होता है। क्लियर, चलो तुमने पहला पार्ट सॉल्व किया बेटा, दैट इज अल्फा। सेकेंड विल टॉक अबाउट H+। हम जानते हैं H+ के दो फॉर्मूले गांठ बांध लो, या तो सी अल्फा या फिर रूट के इंटू सी। OH के भी सी अल्फा या फिर रूट के बी इंटू सी। क्वेश्चन में देखो सी अल्फा दिया तो ये लगा दो, के ए इंटू सी दिया तो नीचे लगा दो। इस बार क्वेश्चन में हमारे पास अल्फा भी है, के भी है और सी भी, तो हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं सी अल्फा से सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर, दैट इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन कितना, 10 मोलर, वैल्यू ऑफ अल्फा 10⁻3, 10⁻2। अगर आप H+ इक्वल टू रूट के ए इंटू सी से सॉल्व करते तब भी ये आंसर, आप चेक कर लो। के कितना बेटा 10⁻5, बोलो है ना। सी कितना है 10⁻1, कितना अंदर बचा 10⁻4, बाहर कितना आएगा 10⁻2, बोलो है ना, बोलो है ना। थर्ड, वी नो द फॉर्मूला ऑफ pH इज व्हाट, माइनस लॉग ऑफ H+। देखो फॉर्मूला तो यही pH का, ऑब्वियस बात है, वो तुमने डिराइव करके वैसे निकाला है। आप कहीं से ढूंढ के H+ ले आओ, यहाँ पुट करो pH आ जाएगा। आप कहीं से ढूंढ के OH लेके आ जाओ और POH वाले फॉर्मूले में पुट करो इस वाले में, तो आपको pH मिल जाएगा। आगे उस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। तो कितना बेटा, माइनस लॉग 10⁻2, वी सिंपली नो इट इज व्हाट
आप सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट 2। ध्यान रखिए पीएच का वैल्यू कभी नेगेटिव आता ही नहीं है। एसिड है तो 7 से कम ही आएगा, बेस है तो 7 से ज़्यादा ही आएगा, ऑलवेज ऑलवेज। अब आप कहें नहीं सर तो फॉर्मूले से दिखाओ, तो वो भी कर लेते बेटा। देखो हम लोग फॉर्मूले से भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बेटा हमारा, दैट इज pH इक्वल टू हाफ ऑफ pKa माइनस ऑफ लॉग ऑफ C। तो हाफ तो ठीक है बेटा, पर pK चाहिए मेरे को, क्वेश्चन में K दिया है, तो याद करो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, तो pK इक्वल टू माइनस लॉग K। तो मैं चार्ट देता हूँ, pK इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 5। बोलो हाँ या ना, ये सुनो, सॉल्व कीजिए। 12 5। बहुत अच्छी बात है कि pH, pK, pOH, pK भी सब प्लस में आता है, सब प्लस में आता है। H प्लस OH K भी सब 10 की पावर में आते हैं, वो भी माइनस में। व्हाट आई एम सेइंग, pH, pOH, pK भी ये सब प्लस में आते हैं। 1 2 3 4 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, 2.5 2.3 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। वही जब भी बात H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, OH की कॉन्सेंट्रेशन, K का वैल्यू, KB का वैल्यू हमेशा 10 की पावर में आएगा माइनस में। मैं ये नहीं कह रहा 10 की पावर माइनस 5 ही होगा, ऐसा कुछ था 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 हो, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो, पर वैल्यू हमेशा 10 की पावर नेगेटिव में होगा हमेशा। ये भी आइडेंटिफाई करने का तरीका है। आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप ऑप्शन देखकर भी आंसर निकाल सकते हैं। आगे आगे हम बात करेंगे उसकी। तो आई होप समझ में आया इसको। पुट किया मैंने 5 माइनस लॉग ऑफ C, लॉग C कितना बड़ा 10, लॉग 10 कितना 1 होता है, बोलो है ना। 5 माइनस 1 4, 4/2 2। समझ आ रहा, पर यहाँ आपने वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बेटा, यहाँ हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आएगा हम क्या करने जा रहे हैं। क्लियर, ये सुनो। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ Ka ऑफ HCN इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 10, देन pH ऑफ 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 1 मोलर HCN विल बी। देखिए बेटा क्वेश्चन दिया आपको, इस बार HCN अगेन फिर से आपका वीक एसिड ही है। एक और बात जानना बेटा, Ka और Kb दोनों है ना, तो डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। आप कहीं लिख लेना इसको, Ka एंड Kb डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो हमें बेटा क्वेश्चन में Ka दिया है और साथ में कॉन्सेंट्रेशन दी है, आपसे pH पूछा है। मतलब कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, गिवन क्या है, K इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 10, ये गिवन आपको। साथ ही आपको C का वैल्यू दिया दैट इज 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 1। हमें चाहिए pH। हम जानते हैं pH के लिए H प्लस होना चाहिए, तो H प्लस क्या होता है, या तो C अल्फा या रूट Ka इंटू C। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने C अल्फा क्यों नहीं यूज़ किया। क्वेश्चन में अल्फा नहीं दिया है, रूट Ka इंटू सी, तो हमने यूज़ किया H प्लस इक्वल टू C अल्फा के बजाय रूट Ka इंटू सी। H प्लस निकालो, pH के फॉर्मूले में पुट को आंसर आ जाएगा। चेक करें, Ka बेटा कितना 4 इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 10 इंटू कॉन्सेंट्रेशन 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 1। बोलो यस और नो। 4 इंटू 2.5 ये बनता है 10, तो ये 10 और ये 10 पावर माइनस 1 कैंसिल, 1 10 पावर माइनस 10 बाहर आएगा 10 पावर माइनस 5। तो हम कर लेते हैं, देखो बेटा 10 इंटू 10 पावर माइनस 10 इंटू 10 पावर माइनस 1। बोलो आया ना। सॉल्व करें आप, यू विल गेट H प्लस इक्वल टू 10 पावर माइनस 5। सो pH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ H प्लस दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 5 दैट इज pH इक्वल टू 5। बोला है ना। ये सुनो, मैंने पहले भी कहा था आपको कि H प्लस अगर इस तरह से है 10 पावर माइनस x है, देन
pH इक्वल टू एक्स, चाहो तो लिख लो उसको, काम आएगा बेटा आपके। OH यदि 10⁻⁻ y है तो pH आपका हमेशा y ही होगा। यदि आपका Ka का वैल्यू 10⁻x है तो pK आपका हमेशा x होगा, और Kb का वैल्यू यदि आपका 10⁻x है तो pKb आपका हमेशा x होगा। ये ध्यान रखना ये चीज। देखो S प्लस कितना 10⁻5 है तो बेस कितना है 5। ये सुनो, बात समझ में आती है मेरी? इन चीज़ों को ध्यान रखिए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड आउट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनो बेसिक एसिड having pH equal to 2 and value of Ka equal to 4 into 10⁻⁴। तो आपसे पूछा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देखिए बेटा, फाइंड आउट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपसे क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ C पूछी गई है। ठीक है बेटा, दूसरी बात आपको pH दिया है और Ka दिया है, साथ में वर्ड यूज किया है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, ये सुनो, मैंने पहले बताया आपको मोनोबेसिक एसिड का मतलब जिसका N फैक्टर 1 है, जो एक ही H+ दे सकता है। मोनोबेसिक की हम बात करें यहाँ पर तो एक H+, डाई बेसिक की बात करोगे तो आप 2H+, और अगर हम ट्राई बेसिक की बात करें तो 3H+। ध्यान रखना इस चीज को। और वही अगर हम लोग कहते हैं कि मोनो एसिडिक बेस तो एक OH, डाई एसिडिक बेस 2 OH देगा आपको, ट्राई एसिडिक बेस 3 OH देगा आपको। ठीक है भाई, जब आगे हम लोग डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे बेटा pH के, तो डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे pH के, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी ये हमेशा नॉर्मेलिटी होगी, हमेशा ये नॉर्मेलिटी होगी। फिलहाल की बात नहीं कर रहा मैं। तो मोनो एसिडिक, मोनो बेसिक एसिड का मतलब है कि नंबर ऑफ H+ कितना बेटा हमारे पास एक ही है। नंबर लिखे मैंने, ठीक है। चलो, तो हमें समझ में आ रहा है बेटा, C दिया, pH से H+ निकाल सकता हूं मैं कितना 10⁻²। अभी लिखवाया था मैंने आपको। K आपको दिया बेटा कितना 4 × 10⁻⁴। KaH+C कोरिलेशन है इसमें आपस में, कोरिलेशन है। तो ये रहा बेटा H+ = √K × C, C आ जाएगा तो H+ = √Ka × C। हमसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C ही तो पूछा है यहाँ पर, बोलो है ना। H+ बेटा कितना है 10⁻²। क्लियर। वैल्यू ऑफ K 4 × 10⁻⁴ इंटू C, कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमसे पूछा है, बोलो हाँ या ना। ये सुनो बेटा, समझ में आई बात मेरी। अब देखिए 10⁻², दोनों तो स्क्वायर करें हम लोग 10⁻⁴ बन जाएगा इसका बेटा आपका। दिस इज व्हाट 4 × 10⁻⁴ इंटू C। आप देख पा रहे हैं C = 1/4, दैट इज C = 0.25 नॉर्मेलिटी। मैंने क्या कहा, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा नॉर्मेलिटी होती है जब भी pH की बात की जाएगी, बट चूंकि ये व्हाट वी से इट इज मोनो बेसिक एसिड, इसमें नंबर ऑफ H+ एक ही है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या होगी सेम। एक से मतलब N फैक्टर 1 बेटा यहाँ पर, तो नॉर्मेलिटी वैल्यू और मोलैरिटी वैल्यू दोनों कितनी हो जाएगी सेम। ये कब होता है when N फैक्टर इज 1, दैट इज फॉर मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस। तो यहाँ पर आप नॉर्मेलिटी लिखें चाहे मोलैरिटी, बात सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सुनो, हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट Ka फॉर 10⁻⁻²
2 molar HCN acid having POH equal to 10। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, आपको K निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है HCN का, HCN इज अगेन अ वीक एसिड, POH आपको साथ में दिया। सॉल्यूशन एसिड है तो POH की जगह हम लोग क्या निकालेंगे, pH बात करेंगे उसकी भी हम लोग। आपसे Ka पूछा है तो Ka का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बस सोच सकते हैं हम लोग। ऐसा कोई रिलेशन जिसमें K आ जाए, H आ जाए, C आ जाए, अल्फा, ऐसा कुछ है याद है? तो ये ना हमारे पास H प्लस इक्वल टू रूट K इंटू सी, ये जानते हैं हम लोग। तो H प्लस इक्वल टू रूट Ka इंटू सी। एक्चुअली बेटा क्या है कि एक और K का फॉर्मूला भी है हमारे पास, सी अल्फा, इसको याद है, अल्फा नहीं है इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब ध्यान रखिए ये 3 फॉर्मूला, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, बार बार ही अलग अलग फॉर्म में आपके सामने आएंगे। आपको इनको ही यूज़ करना सीखना है। अगर आपको यूज़ करना सीख गए तो ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ, पीएच ऑफ वीक एसिड वीक बेस खत्म। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में किसी भी लेवल का, आप बहुत इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो देखिए, तो अब कुछ हमें K तो निकाल लेंगे, बेटा निकालना है। C हमको कुछ में दिया है 10⁻²। H प्लस कहाँ चला है, H प्लस तभी आएगा जब pH पता हो, बोलो है ना। तो क्या मैं कहता हूँ pOH अगर 10 है तो वी नो pH प्लस pOH इक्वल टू 14। तो यहाँ से आपका बेटा कितना आ गया, pH 4 आ गया। हमने pOH वाले पुट किया 10, तो pH इक्वल टू 4, pH 4। तो याद करो H प्लस कितना होगा, 10⁻⁴। मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था आपको, अगर H पर 10⁻x है तो pH कितना होगा, x होगा। तो x कितना है, 4 -4, ठीक है, क्लियर। अब देखिए बेटा, हम यहाँ पुट करें वैल्यू को 10⁻⁴ इक्वल टू Ka इंटू सी। K आपसे पूछा बेटा इंटू सी, सी इज वॉट 10⁻⁻, तो बोलो हाँ या ना, क्लियर। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया है ऑप्शंस नहीं दिए आपको, मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऑप्शन ना दूं। ऑप्शन देने से चीज़ें ईजी हो जाती है, मैं बात करेंगे कैसे। दूसरी बात है, ऑप्शन के बिना अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको आंसर लेके आना है। आप आंसर लेके आते हैं और बिल्कुल करेक्ट है तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ऑप्शन में आप जज कर पाते हैं कि हाँ ये भी होता है, ये भी होता है, या ऑप्शन देख कर ही हम लोग कई बार उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जब इनिशियली जब आप प्रैक्टिस करें किसी एग्जाम के लिए, आप पहले क्वेश्चन को, स्पेशली न्यूमेरिकल्स को, आप है ना बिना ऑप्शन के सॉल्व करें आप। फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी कमांड हो जाए, तब आप ऑप्शन की हेल्प लें। इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्सेप्ट को लेकर स्ट्रांग होता है। तो करिए बात हम लोग देखिए, दोनों तो स्क्वायर करेंगे बेटा, 10⁻8 Ka इंटू 10⁻, इधर लाएंगे तो Ka इक्वल टू 10⁻6, बोलो हाँ या ना, ये सुनो। चलो आपसे एक और पूछती हूँ, यहाँ पे Pk कितना होगा, K 10⁻6 Pk 6, वो चीज़ याद रखना जो बताई थी मैंने आपको उस समय, क्लियर। KaH प्लस OH Kb हमेशा 10 की पावर में होते हैं माइनस में। Pka Pkb POH pH हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, 10 की पावर में नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आएगा, क्या सुनो, क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको मैंने कराए डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग एग्जाम में पूछे हैं, अलग अलग फॉर्म में, उसका वैल्यू एग्जैक्ट ना हो, बट इस तरह के क्वेश्चन अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ऑन एडिशन ऑफ NH4Cl into aqueous solution of NH4OH, पहला चलो पहला लिखते हैं हम लोग, अल्फा ऑफ NH4OH इंक्रीजेज। दूसरा, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तीसरा, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। चौथा, अल्फा ऑफ NH4OH डिक्रीजेज। चार ऑप्शन है, अल्फा ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज, सेकंड
OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, थर्ड OH की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, लास्ट अल्फा ऑफ NH4OH कम होगा। चेक करना हमें, अगर आप क्वेश्चन कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉमन आयन इफेक्ट या ऑड आयन इफेक्ट जो भी है वो समझ में आ चुका है। तो देखिए बेटा, मैंने आपको हिंट दे दिया वैसे पहले कि क्वेश्चन कॉमन आयन या ऑड आयन का है। तो देखो बेटा, पहली बात क्या है, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल बेसिक से, है ना। आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हैं जिन्होंने पढ़ लिया है। हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है किसका, NH4OH का, तो डिसोशिएट एज या आयनाइज एज दिस, एंड हमने बाहर से ऐड किया उसमें NH4Cl, इट गिव्स यू NH4 प्लस एंड Cl माइनस। थोड़ा बाहर चला गया है, अंदर लेके आते बेटा, उसको अच्छा नहीं लगता बाहर ना। चलो देखो बेटा, तो हम देख पा रहे हैं कि ये आपका है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। याद कीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है और सॉल्ट। दिस इज अमोनियम क्लोराइड, इट इज द सॉल्ट ऑफ अमोनिया। क्लियर? चलो देखिए भाई, स्ट्रॉन्ग के लिए हम लिखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन या सिंगल एरो, वीक के लिए हम लिखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, या आप कह सकते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम वाला साइन लगाया जाता है। यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में है सब कुछ है। देखो आपने जब बाहर से ऐड किया तो ऐसी बात है कि NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, बोलो हाँ या ना, सुनो बोल जाओ ऑप्शन अभी, बढ़ गया। क्लियर? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में NH4 प्लस क्या आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बढ़ गया तो रिएक्शन वहां जाएगा, प्रोडक्ट कम है, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। कहाँ जाएगी रिएक्शन बेटा, बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाने से नंबर ऑफ आयन कम, अल्फा कम। फिर से देखिए, NH4 प्लस बढ़ गया बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ NH4Cl। NH4 प्लस यहाँ ऊपर प्रोडक्ट है, मतलब इनडायरेक्टली प्रोडक्ट बढ़ गया है। प्रोडक्ट के बढ़ने से रिएक्शन वहाँ जाती है, प्रोडक्ट कम है। प्रोडक्ट कम कहाँ होता है हमेशा बेटा, बैकवर्ड साइड पे होता है हमेशा। ज़्यादा कहाँ होता है हमेशा, फॉरवर्ड साइड पे। तो रिएक्शन बैकवर्ड गई, बैकवर्ड जाने की वजह से आयंस कम, अल्फा कम। अल्फा कम किसका, NH4Cl का, NH4OH का, किसका, NH4OH का। NH4 इज अ वीक, NH4OH इज अ वीक, इसका अल्फा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका अल्फा तो बेटा पहले स्ट्रॉन्ग है, अल्फा 1 ही है, उसकी बात नहीं करते, पहली बात तो नहीं करें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल्फा ऑफ NH4 बढ़ेगा, नो। ऑप्शन 2, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बैकवर्ड जा रही है बेटा, OH का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ये भी गलत है। बैकवर्ड जा रही है, OH का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। थर्ड ऑप्शन, सॉरी मैंने, हाँ थर्ड ऑप्शन, OH बैकवर्ड जा रही है, OH का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यस बिल्कुल कम होगा, OH का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम होगा। लास्ट, अल्फा ऑफ NH4OH घटेगा, बिल्कुल घटेगा। C and D बोथ आर करेक्ट। एग्जाम में ऐसा नहीं होता, खैर जनरली अगर मेडिकल की बात करें तो एक ऑप्शन करेक्ट होता है। एक और लिखता हूँ, मान लो E में, अगर यहाँ पे मान लो E लिख दूं मैं, सपोज हमने कहा अल्फा ऑफ NH4 प्लस इंक्रीजेस, सही गलत, गलत। अल्फा पर्टिकुलर आयंस के लिए डिफाइन नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, या आप कह लें कि जहाँ जो बात कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए डिफाइन होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन था कॉमन आयन इफेक्ट पे, जिसमें हमने देखा कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में बाहर से हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जहाँ पर NH4 प्लस कॉमन है, उसकी वजह से इसका डिग्री ऑफ आयनेशन कम हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा कि ऑस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हमें यूज़ करना है बेसिक फॉर्मूला उसका, H प्लस इक्वल टू C अल्फा, H प्लस इक्वल टू रूट K इंटू C, और एक OH इक्वल टू C अल्फा, OH इक्वल टू रूट K बी इंटू C, बजाय PH इक्वल टू हाफ PK A माइनस लॉग C या POH इक्वल टू हाफ PK B माइनस लॉग C। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे और आप समझ पाए होंगे। सो इफ यू डू लाइक दिस वीडियो then kindly do share, subscribe and comment। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर और pH के बारे में।